हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप? खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब तो बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं लाली वर्मा हिंदी की क्रैश कोर्स की क्लास में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। साथ ही साथ आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में देती हूं कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करके अपनी बोर्ड परीक्षाओं में परचम लहरा दो। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ शुरू करते हैं हम अपनी संचयन पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ, सपनों के से दिन, जो लिखा है गुरदयाल सिंह जी ने। ठीक है, अब इसमें सपनों के से दिन मतलब लग रहा है कि हाँ, जो दिन थे वो भी क्या दिन थे, है ना, वो भी क्या दिन थे, है ना। कितना अच्छा कि जो बीत जाता है उस समय हमें लगता है कि अरे यार, इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ रहा है। स्कूल डेज हमें लगता है क्या है, ये टीचर हमें डांटते रहते हैं, ये टीचर हमें डिसिप्लिन में रहने का कहते हैं, ये टीचर हमें सुबह सुबह उठा देते हैं यदि हम अपनी बात करें। लेकिन अब वो दिन आते हैं तो वास्तव में सपनों के से दिन लगते हैं। ऐसा लगता है कि काश वो वक्त यहीं ठहर जाता, उसी वक्त वहां ठहर जाता तो हम उन दिनों को और जी पाते। तो ऐसी ही कुछ अपने ही स्कूल दिनों की बात की है गुरदयाल सिंह जी ने, जो अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि वो जो दिन थे सपनों के से दिन थे। इतनी स्वतंत्रता, इतना अच्छा माहौल कि अब तो हर सब कुछ, मतलब बच्चा 2.5 साल का हुआ नहीं और स्कूल भेजना है। स्कूल के साथ साथ उस पर इतना सारा प्रेशर पढ़ाई का। छोटा सा बच्चा ना खेल पा रहा है, ना अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है दूसरों के सामने, और उस पर पहले ही पढ़ाई का बोझ आ जाता है। पहले के जो दिन थे वो वास्तव में ऐसा लगता था कि थैनोस ने चुटकी बजाई और हमारे हाथ में सब कुछ आ गया। आइए बेटा, चलते हैं गुरदयाल सिंह जी के जीवन परिचय की ओर। एक पंजाबी साहित्यकार जो उपन्यास और कहानी लेखक थे। इन्हें सन 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उन्होंने अपनी प्रथम कहानी भागों वाले प्रोफेसर मोहन सिंह के साहित्य मैगजीन पंचदरिया में प्रकाशित की थी। आप देख सकते हैं कि उनका जन्म हुआ था 10 जनवरी सन 1933 से, निधन हुआ 16 अगस्त 2016। तो 1933 से 2016 तक आपका जीवन काल रहा। उनके पंजाबी साहित्य में आने से पंजाबी उपन्यास में बुनियादी तब्दीली आई। तब्दीली मतलब परिवर्तन, बुनियादी मतलब एक ऐसा कि इससे पहले इस तरह की पंजाबी भाषा में कोई रचना थी ही नहीं। गुरदयाल सिंह जी के आने से पंजाबी भाषा में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, सकारात्मक परिवर्तन आया। उनके उपन्यास मढ़ी द दीवा, अंधे घोड़े का दान का सभी पंजाबी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है और इनकी कहानियां पर आधारित फिल्में भी बनी हैं। अब हम चलते हैं सपनों के से दिन, जो उन्होंने अपनी ही आत्मकथात्मक शैली में यहां पर लिखा है। उन्होंने अपने ही स्कूल के दिनों का जो वर्णन है, जो यादें हैं, हम सबके साथ साझा की हैं। कभी वक्त मिला, कभी समय न चाहा, कभी ईश्वर ने चाहा तो हम और आप भी मिलेंगे और आपसे भी हम ढेर सारी बातें सुनेंगे और हम भी आपको ढेर सारी बातें सुनाएंगे। जैसे गुरदयाल सिंह जी, विद्यार्थी जीवन परविहीन सपनों का जीवन है। बिना पढ़े लिखे प्रथम आने के सपने, मतलब कि अच्छा हम ना बड़े होकर पटवारी बनेंगे। पहले ये बहुत बड़ी बात थी, पटवारी बनना, कलेक्टर बनना, आज भी है। ना जाने क्या क्या बन जाने के सपने। पढ़ना नहीं है, पढ़ने से जी चुराना है, स्कूल भी नहीं जाना। और उस टाइम तो पेरेंट्स भी ज्यादा नहीं कहते थे कि तुम्हें पढ़ने जाना है। अभिभावकों का भी यही कहना था कि थोड़ा बहुत सीख जाए, कौन सा इसको कलेक्टर बनना है। तो वो भी इतना स्कूल जाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन बच्चे कहते देखना, एक ही दिन स्कूल जो चला गया ना, कहते देखना मैं बड़े होकर ना कलेक्टर बनूंगा, तुम लोगों को ऐसे चुटकियों में काम करवाऊंगा। गए नहीं है, और जब स्कूल की बारी आई, नहीं मुझे नहीं जाना। और खास तौर से जब छुट्टियां होती थी, गर्मियों की छुट्टियां तो काफी लंबी होती थी। 2 महीने की छुट्टियां होती थी गर्मियों की, 1 महीने की छुट्टी होती थी सर्दियों की। और दिवाली की छुट्टी कब से कब तक होती थी? दशहरे से लेकर दीपावली की। सोचो आप, दशहरे से लेकर दिवाली तक 20 दिन की वो छुट्टियां। तो छुट्टियां अधिक, स्कूल कम जाना होता था। और जब छुट्टियों में कुछ जो भी काम दिया जाता था टीचर्स के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, उसमें तो बच्चों की जैसे बिल्कुल कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे। और जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होने लगती, बच्चों को टेंशन सताने लगती। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, देख लेंगे, क्या करेंगे, टीचर डांटेंगे ही ना, और क्या करेंगे। तो ऐसा इनमें से भी इनका एक दोस्त था। फिर हकीकत किताबें तो जैसे दुश्मनी पर उतार आती हैं, कितना भी पढ़ो याद ही नहीं होता। ईसाइयों में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे भूला नहीं जा सकता। वे शरारतें, चुहलबाजियां, आकांक्षाएं फिर कहां, जो तब थी वो अब कहां।
प्रस्तुत पाठ के लेखक गुरदयाल सिंह की आत्मकथा का यह अंश है। इसमें लेखक ने बताया कि उस समय खेलने के बदले मां, बहन, पिता से कितनी मार खानी पड़ती थी। ऐसा मतलब यदि खेलने गए हो, अभी आ जाएंगे और नहीं आए तो दे चिमटा, मां के हाथ में तो चिमटा ही से रगड़ती थी खूब ज्यादा, खूब पिट रहे। और पिता तो इतना मारते थे कि कहो तो मुंह से खून भी आने लगे, लेकिन मजाल की पिताजी मारना छोड़ दें। फिर भी बच्चों को ऐसा नहीं था। और आज तो बच्चे को यदि एक डांट भी लगा दो, चाटा तो बहुत दूर की बात है, बच्चे के दिल पर चोट लग जाती है। क्यों मारा, ऐसा क्यों कहा, मतलब मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से शून्यता आने लगी है। किताबी ज्ञान हो रहा है लेकिन फिजिकल बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है, साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि सिंगल चाइल्ड हो गए अब। ठीक है, जगह जगह पिटाई के निशान, चोट, फिर भी अगले दिन तो खेलने जाना ही है। चोट लगी है, मारा है, लेकिन फिर भी अगले दिन खेलने जाना है। कोई नहीं, मारेंगी तो मार लें। आखिर खेल में ऐसा क्या जादू है, यह लेखक ने उस समय जाना जब उन्हें अपने बाल मनोविज्ञान विषय पढ़ा। जब उन्होंने ये जाना कि भाई खेल बच्चों का प्रिय विषय होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे जब अपने मित्रों के साथ रहते हैं तो उन्हें सबसे अच्छा लगता है। लेखक के सभी साथी लेखक जैसे परिवार से ही थे। वे अक्षर ज्ञान तक ही शिक्षा चाहते थे, मतलब अक्षरों का ज्ञान हो जाए, बाकी क्या करना है। तो लेखक जैसे ही वे भी उन्हीं के जैसे परिवारों से थे। शिक्षा के प्रति कोई विशेष रुचि या लगाव किसी का भी नहीं था। आधे से ज्यादातर परिवार राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए थे। तो उनका भी यही मानना रहता था कि बच्चा थोड़ा सीख जाए, हिसाब किताब सीख जाए, 1 2 4 6 का हिसाब सीख जाए, बाकी ठीक है, नहीं पढ़ाना, ज्यादा नहीं जा रहा है, मत जा, मुंशी जी से हिसाब किताब वैसे ही सीख लेगा। तो ये था। हम उनकी बोली समझ नहीं पाते, परंतु खेल की भाषा सब अच्छी तरह समझते थे। बचपन में घास अधिक हरी लगती है, फूल पत्ते तोड़ने का लालच नहीं छोड़ पाते थे। मतलब फूल पत्ते जहां से बच्चे निकले तोड़ लिया, क्यों तोड़ लिया नहीं पता, लेकिन तोड़ना है। जैसे अभी भी लिखा रहता ना कि बच्चे फूल पत्ती ना तोड़ें, और अभी भी लिखा रहे, लेकिन बच्चों की आदत है, यदि निकल रहे हैं तो पत्तियों को खींचते चले जाएंगे, फूल को तोड़ लेंगे। अब फूल का क्यों तोड़ रहे हो, उसके पीछे कोई कारण नहीं, लेकिन तोड़ना है। तो फूल पत्ते तोड़ने का लालच नहीं छोड़ पाते थे। कलियों को तोड़ते, सूंघते और जेब में डाल लेते। नई कक्षा का उत्साह नई किताबें देखकर जाता रहता था। गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाते, तालाब के पानी में नहाकर गर्म रेत में लथपथ होते और दौड़कर फिर तालाब में छलांग लगा देते। हाथ पैर मारकर स्वयं ही तैरना सीख लेते। भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आ जाते। तो वहां कोई ट्रेनिंग स्विमिंग पूल में उनको स्विमिंग नहीं सिखाई जा रही है, वहां तो वो सभी के सभी जो मित्रगण या मित्र मंडली रहती थी वो जाती, कूद पड़ते, और कहीं भैंस है कहीं कुछ है तो उनकी पूंछ पकड़कर आ गए बाहर। तो वो जो बचपन हुआ करता था वो इतना अच्छा था कि लेखक आज कहते हैं कि ये तो बिल्कुल सपनों के से ही दिन है। चलो आगे चलते हैं। जब छुट्टियां खत्म होने लगती तो सब मजा भूलने लगते और मास्टर जी याद आने लगते। अब धीरे धीरे हो रही हैं छुट्टियां खत्म, अब क्या करें, इतना खेला लेकिन पेट ही नहीं भरा। मास्टर जी याद आने लगे, इतने सारे सवाल दिए थे, करना है, इतने दिन बच्चे अब कैसे काम करेंगे। कोई नहीं, हर दिन एक एक सवाल करेंगे, तब भी 1 महीने में तो पूरे हो जाएंगे। बोले ठीक है, अब 15 दिन और, चलो हर दिन 2 सवाल कर लेंगे। कहने का तात्पर्य कि वो अपना खेलने का समय कम नहीं करेंगे लिखने का समय ज्यादा करने के बारे में सोच लेंगे, और करेंगे या नहीं ये तो उन पर निर्भर करता था। गृह कार्य का हिसाब लगाते, 15 दिन बचने पर रोज के 10 सवाल हल करने की सोचते तो 5-7 दिन और निकल जाते। डर बढ़ने लगता, दिन घटने लगते, फिर स्वयं को ढांढस देते कि 10 का क्या 15 सवाल भी किए जा सकते हैं। सोचते सोचते छुट्टियां भागती जाती। ऐसा लगता कि दोपहर में ही सूर्य छिप जाता है, उनका दिन शुरू होता और उन्हें लगता कि अभी तो सुबह हुई थी, अभी तो खेल रहे हैं, अभी इतने जल्दी शाम भी हो गई। बड़े दुखी हो जाते। दिन बहुत छोटे लगते। कितने ही सहपाठी मतलब क्लासमेट्स काम करने की बजाय पिटाई को सस्ता सौदा समझते। उनके जितने भी और भी सहपाठी थे और भी क्लासमेट्स थे तो वो कहते देखो भाई, यदि नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, मास्टर जी पिटाई लगाएंगे, पिट लेंगे, लेकिन भाई खेलना नहीं छोड़ सकते। तो बहुत सारे पिटाई को सस्ता सौदा समझते। लेखक जो पिटाई से बहुत डरता था उन बहादुरों की भांति सोचने लगता। ऐसी सोच का नेता ओमा था।
अब हर एक ग्रुप में जो मित्र मंडली रहती है ना, उसमें एक ना एक बच्चा तो ऐसा रहता है कि वो कहता है कि अरे मास्टर जी मारेंगे ना, मार खा लेंगे, मार खा लेंगे और क्या है, एक मारेंगे, दो मारेंगे, 10 भी मार लेंगे, लेकिन खेलना नहीं छोड़ेंगे। तो उनके जो मित्र मंडली थी उसमें उनका एक ओमा नाम का दोस्त था। वो कैसा था? उसका कद था छोटा और सिर था बड़ा। ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के सिर पर कद्दू रख दिया हो। लेखक ने ऐसा वर्णन किया है। ओमा की बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग, सब कुछ अलग था। ठिगना शरीर, हांडी जितना बड़ा सिर, बिल्ली के बच्चे के सिर पर मानो तरबूज रखा हो। मोटी मोटी आंखें थी उसकी। स्कूल में सबसे ज्यादा डर पीटी सर की दहकती आंखों से लगता था। साल भर कठिन अनुशासन में कठिन परिश्रम के बाद उनका शाबाश शब्द किसी इनाम से कम नहीं था। अब लेखक ने पहले अपने मित्र के बारे में बताया, जो उनका मित्र था, जो उनकी मित्र मंडली में ही था, उनके ग्रुप में था ओमा नाम का बच्चा, जो कि बिल्कुल अपशब्द का प्रयोग करता, उसे डर नहीं लगता था, पढ़ाई लिखाई करता नहीं था, कुछ सब कुछ अलग। ठिगना शरीर, ठिगना मतलब छोटी हाइट का, हांडी जितना बड़ा सिर, बिल्ली के बच्चे पर जैसे तरबूज रख दिया हो ऐसा लगता था। एक तो कोई उससे मतलब नहीं कहते हैं कि भाई उसके मुंह मतलब हो, वो जब भी लड़ाई करता था ऐसे आता था, सिर से लड़ाई करता था, वो हाथ पैरों से नहीं, ऐसे सिर मारता था, क्योंकि उसका सिर बड़ा था। अब उन्होंने की है अपने स्कूल के पीटी टीचर की बात, जिनका नाम था, देखो अभी पता चलते हैं हम, प्रीतम सर। स्कूल में सबसे ज्यादा डर पीटी सर की दहकती आंखों से लगता था। साल भर कठिन अनुशासन में कठिन परिश्रम के बाद उनका शाबाश शब्द किसी इनाम से कम नहीं था। उनका जो शाबाश शब्द होता था वो सबको ऐसा लगता था जैसे कितना बड़ा इनाम मिल गया हो, क्योंकि वो कहते ही नहीं थे, वो तो डांटते रहते थे। उनकी खतरनाक लाल लाल आंखें और टक 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 चल के चलना, सारे बच्चे थर थर कांपते थे। और जब वो परेड करवाते और अच्छी परेड हो जाती तो कहते शाबाश, सबको ऐसा लगता जैसे बहुत बड़ा इनाम मिल गया हो। लेखक हेडमास्टर की मेहरबानी से ही पढ़ रहा था। अब जो वहां के हेडमास्टर थे उन्हीं की मेहरबानी से लेखक वहां पढ़ रहे थे। लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, या यूं कहें कि माता पिता को भी बच्चों को पढ़ाने का कोई शौक नहीं था। तो ना तो वो लेखक के लिए, मतलब उस समय ऐसा ही था, ये नहीं कि माता पिता नहीं चाहते थे, पढ़ रहा है जितना पढ़ रहा है ठीक है, नहीं पढ़ रहा तो नहीं पढ़ रहा। लेकिन जो हेडमास्टर थे उनकी कृपा से या उनकी दया से लेखक पढ़ पाए, क्योंकि हेडमास्टर एक किसी धनाढ्य परिवार के बच्चे को घर पढ़ाने जाते थे, और जो कि लेखक की कक्षा से एक कक्षा आगे था। तो उसकी जो भी किताबें आती थी वो नई किताबें ले लेता, पुरानी लेखक को दे देते थे। एक धनाढ्य छात्र की पुरानी पुस्तकें लेखक को उपलब्ध करवाते। उस समय 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम थी। 1 रुपया, अभी तो आपको हंसी आएगी, 1 रुपया, लेकिन बेटा उस समय 1 रुपया बहुत बड़ी बात थी। 1 रुपए में पूरे घर का राशन आ जाता था। हाँ देखो, 5 पैसे हमने चलते हुए देखे हैं, 10 पैसे हमने चलते हुए देखे हैं, 20, 25, 50 पैसे तो शायद आपने देखे होंगे। तो 5 पैसे में जैसे किराने की दुकान पे जाओ ना, तो 5 पैसे में अच्छी संतरे की गोलियां मिल जाती थी, वो भी 5। 10 पैसे में 10, तो 5-10 पैसे या 20 पैसे मिलना हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, बहुत छोटे थे तब। धीरे 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 जब कभी मेले में जाते, जब कभी कुछ त्योहार होता, तो हमें 2 रुपए मिलते थे। अपनी बात बता रही हूं मैं, ठीक है, उस समय की बात बता रही हूँ, हम भी बहुत प्राचीन है। तो 2 रुपए या 5 रुपए मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। और धीरे धीरे फिर उन 2 रुपए से बहुत सारा सामान भी आ जाता था। यदि मेले गए हैं तो 2 रुपए में तो बहुत सारा सामान आ जाएगा, गुड्डा गुड़िया जाएंगे, खेलने की चीजें आ जाएंगी। एक छोटी सी, मुझे अभी भी याद है कि एक छोटी सी इतनी सी टेलीविजन टाइप लेकर आए थे, जिसमें रील घुमाने पर चित्र बदलते थे, तो वो बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पर एक बटन रहती थी, उसको घुमाते जाओ और रील चलती जाएगी। तो इतनी छोटी सी टेलीविजन, ये 2 रुपए की आई थी, होशंगाबाद से लेकर आए थे, ये भी मुझे याद है। ठीक है, तो इस तरह, और लेखक के जमाने में 1 रुपए की और भी ज्यादा वैल्यू थी। पढ़ाई में अरुचि का कारण मास्टरों की मारपीट और विषयों की समझ में ना आना था। अब सबसे ज्यादा पढ़ाई की अरुचि का कारण क्या था? बच्चे पढ़ना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि टीचर्स उनको डांटता था, डंडी टीचर्स के हाथ में रहती थी और मार लगाता था। तो कोई भी बच्चा स्कूल जाना ही नहीं चाहता था।
और विषयों का समझ में भी नहीं आता था। जब टीचर सिर्फ मार मार के ही सिखाएगा तो बच्चे का दिमाग कैसे चलेगा? तो वो कोई स्कूल जाना ही पसंद नहीं करते थे। छात्रों के साथ सहयोगात्मक रवैये की अपेक्षा शासनात्मक रवैया अपनाया जाता था। सहयोग तो छोड़ो, शासन, सत्ता कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा ही याद करना है, पंक्ति जो लाइन में लिखा है बस वही याद करना है, अपने हिसाब से कुछ भी याद नहीं करना है, एज इट इज, मतलब रट्टू तोता, बिल्कुल रट्टू तोता बनाया जाता था। छात्रों के साथ सहयोगात्मक रवैये की अपेक्षा शासनात्मक रवैया अपनाया जाता था। पहले टीचर ने यदि कह दिया कि तुम ये सबक याद करके आओ, और यदि बच्चा सबक याद करके नहीं आया तो बच्चे से क्यों नहीं आया कोई कारण नहीं पूछेगा, बस उसका धनाधन पिटाई लगाना शुरू कर देते थे। स्कूल केवल स्काउट के कारण या फौजी जैसी धुली ड्रेस के कारण अच्छा लगता था। स्कूलों में फौजी रंग रूटों की भर्ती के लिए अंग्रेज आते थे। मास्टर प्रीतम चंद, किसका नाम था बेटा? पीटी टीचर का नाम था मास्टर प्रीतम चंद। स्काउट के टीचर थे, वे बहुत सख्त थे। एक बार लेखक को फारसी का शब्द रूप याद करने के लिए कहा गया। बार बार याद करने पर भी जब याद नहीं कर पाया तो मास्टर जी ने मुर्गा बना दिया। अब उनको फारसी पढ़ाने का काम दे दिया स्कूल में। एक तो वो इतने स्ट्रिक्ट थे, इतने सख्त थे। एक ही दिन गए और उन्होंने कहा कि ये सबक याद करके आना, और वो सबक याद करके जब बच्चे नहीं आए तो सबको कान पकड़ के पीठ के बल, मतलब पीठ, आप मुर्गा बनना जानते हो, अब मैं बनकर नहीं दिखा सकती ना यहाँ, तो उन्होंने सबको मुर्गा बना दिया, और जो भी थोड़ा झुकता या गिरता उसको फिर डंडे से मारते। वही एक बात थी जिसके कारण हेडमास्टर ने उनको सस्पेंड कर दिया था स्कूल से। तो अब जब उन्होंने सबक याद करने को दिया और बच्चे याद करके नहीं आए तो हेडमास्टर शर्मा जी भी दफ्तर से बाहर आए और प्रीतम जी पर बिगड़ गए थे कि इतना सख्त रवैया क्यों अपना रहे हो बच्चों के साथ। बच्चे छोटे हैं, लेकिन प्रीतम चंद जी किसी के नहीं सुनते थे, तो हेडमास्टर साहब ने उनको सस्पेंड कर दिया था। प्रीतम जी को मुअत्तल सस्पेंड कर दिया। फिर मास्टर प्रीतम जी स्कूल नहीं आए। और एक बात, मास्टर प्रीतम चंद जी ने हेडमास्टर से कोई सॉरी भी नहीं की, माफी भी नहीं मांगी, और उन्होंने कहा कि मत आना, तो वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि प्रीतम चंद जी ये मानते थे कि बच्चों को सिखाने का केवल एक ही तरीका है, डांट और मार। क्या ये उनका सोचना सही था? बताओ। नहीं। हाँ। फिर जब भी फारसी का घंटा बजता तो छाती धक धक करने लगती, और जब शर्मा जी या मास्टर जी नौहरी या राम जी के कमरे में फारसी पढ़ाने नहीं आ जाते तो चेहरे मुरझाए रहते। कहने का तात्पर्य कि उनको सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन जब भी फारसी की घंटा बजता, पीरियड्स चेंज होने की घंटी बजती है ना, बेल लगती है ना, तो बच्चों धक 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 करने लगते कि कहीं आज प्रीतम चंद जी ना जाए, कहीं आज प्रीतम चंद जी ना जाए। उनको दहशत सी बैठी थी उनसे। अब वे बाजार में किराए से रहते थे। मुअत्तल होने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वे बड़े आराम से रहते थे। मास्टर जी बादाम भिगोकर अपने पालतू तोतों को खिलाते थे। कौन? प्रीतम चंद जी के, आपने पुस्तक में देखा होगा कि वो तोतों को बादाम खिला रहे हैं। तोतों से मीठी मीठी बातें करना चमत्कार से कम ना था, क्योंकि कुछ प्रीतम जी और मिठास का दूर दूर तक का कोई रिश्ता ना था। कहने का तात्पर्य कि जब लेखक के जो और सीनियर्स थे कभी कभी उनके घर में जाते थे, वो आकर बताते कि पता है मास्टर प्रीतम चंद जी के घर में तो 2 तोते हैं, और प्रीतम चंद जी उनको बड़े प्यार से बादाम खिलाते हैं। सब कहते क्या प्रीतम चंद जी भी, उनके मन में है प्रेम स्नेह? किसी को विश्वास ही नहीं होता था। मतलब प्रीतम जी और मिठास का तो दूर दूर से कोई नाता ही नहीं था। उपर्युक्त पाठ से पता चलता है कि शारीरिक दंड से बच्चों में भय का वातावरण बनता है, अतः विद्यालयों में वातावरण सहयोगपूर्ण होना चाहिए। आप बताइए, क्या अब इस तरह का माहौल है? मैं तो कहूंगी कि अब ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि इस तरह का तो छोड़िए, अब तो टीचर आपको डांटते तक नहीं है, मारने की तो बात छोड़ दीजिए। कोई कोई टीचर डांटते हैं जो अपना अधिकार बच्चों पर समझते हैं, जिस तरह से वे अपने बच्चों को डांट सकते हैं, जैसे मैं खुद, ठीक है, जैसे मैं अपने बच्चों को डांट सकती हूँ वैसे मैं स्कूल के बच्चों को भी डांट सकती हूँ। डांटने का मतलब ये ना कि डांट नहीं डांटना है, उनसे कह देती हूँ कि बेटा आप अच्छा पढ़ोगे
तो शाबाशी मिलेगी, खूब पीठ थपथपाई जाएगी। लेकिन यदि नहीं पढ़ोगे तो गुस्सा आएगी ना, थोड़ा डांट तो खाना पड़ेगा। तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, कभी भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की मुझसे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, या किसी से भी। ठीक है, तो बच्चों को समझ आती है, और जब उनके परीक्षाओं में अच्छे अंक आते हैं तो खुश होकर झुंड से आ जाते हैं मेरे पास और कहते हैं कि मैम मैम अभी तो इतने मार्क्स आए थे, इस बार तो इतने अच्छे आए। तो मैं कहती हूँ अब आगे की डांट के लिए तैयार रहना। कहते हैं ओके मैडम, हंस के चले जाते हैं। कहने का मतलब कि जब रिश्ता आत्मीयता का हो जाता है ना, तो कभी कभी डांट भी होती है, खाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको दिल पे ना लेकर दिमाग पे लिया जाता है। जब आपके अपने माता पिता या कभी कोई टीचर्स डांट दे बेटा, तो उसको दिल पे नहीं लेना, दिमाग से सोचना कि क्यों डांटा है, हमारी भलाई के लिए। आपको डांटेगा वही जो आपकी भलाई चाहता है, नहीं तो बाकी सब अच्छा है अच्छा है अच्छा है कहते कहते आपको जैसे आप चल रहे हो वैसे ही आपका साथ दे देंगे। लेकिन एक सच्चा मित्र, माता पिता और टीचर्स आपकी भलाई के लिए ही आपको कभी कभी रोकते हैं, ठीक है, और कभी कभी टोकते हैं। अब हम चलते हैं इस पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद ना करने की नसीहत देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले यह कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ऐसी कहावत थी। तो ठीक माता पिता भी क्या करते थे, खेल कूद में ज्यादा रुचि लेने पर बच्चों को रोकते थे और कहते थे कि यह समय बर्बादी है। ठीक है, तो खेल प्रत्येक उम्र के बच्चे के लिए जरूरी है। खेल की बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास में अहम भूमिका होती है। खेल बच्चे की सोच को विस्तृत तथा विकसित करते हैं। इनसे बच्चे में सामूहिक रूप से काम करने की भावना का संचार होता है। जब बच्चे खेलते हैं तो एक दूसरे से बात भी करते हैं, शेयरिंग भी करते हैं, अच्छी बुरी बातें भी शेयर करते हैं, तो इससे इमोशंस का भी आदान प्रदान होता है, मित्रता का व्यवहार बढ़ता है। ठीक है, बच्चे में प्रतिस्पर्धा तथा प्रतियोगिता हेतु आगे बढ़ने की होड़ और दौड़ में भाग लेने की इच्छा भी पैदा होती है। जब खेल सबसे अच्छा, हमें प्रतियोगिता मतलब हमारे विकास के लिए खेल जरूरी है। यदि अकेला ही बच्चा जाएगा, जैसे चल रहा है चलने दो, लेकिन जब दूसरा बच्चा भी उसके साथ आके देखते हैं इतनी दूरी अपन कितने मिनट में तय कर सकते हैं, तो स्पीड बढ़ेगी। आपने ये देखा होगा ना कि जब हम कहीं नहीं जा रहे होते हैं तो हमारी चाल आराम से ऐसी होगी, एकदम धीरे धीरे, और जब हमें कहीं जाना होगा तो हम तेज स्पीड से जाएंगे। मतलब लक्ष्य होना तो जरूरी है। अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए जिसमें आपको यह पता हो कि आपको करना क्या है। जब आपको ये अपने लक्ष्य का पता होगा तो आप स्पीडली अपने कार्यों पर ध्यान देंगे एकाग्रता के साथ। ठीक है, खेलों में भाग लेने से बच्चे को अपना तथा अपने देश का नाम रोशन करने का सुअवसर भी प्राप्त होता है। मैं अपने अभिभावकों के लिए वही नियम और कायदों को अपनाऊंगा जिनसे उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। इसलिए मैं समय पर खेलूंगा और समय पर खेलकर वापस भी आ जाऊंगा। खेलने के साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दूंगा। मैं खेलने में उतना ही समय खर्च करूंगा जितना आवश्यक होगा, अर्थात मैं केवल वही नियम और कायदे अपनाऊंगा जिनसे मेरे अभिभावकों को सुख और शांति मिले। मैं मतलब ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि नहीं, और पेरेंट्स को भी ये ध्यान में रखना होगा कि बच्चा यदि दिन भर किताबी पढ़ता रहेगा, किताबी कीड़ा बन जाएगा, तो उससे क्या होगा। बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए खेल जरूरी है, शारीरिक गतिविधियां जरूरी है, और खेल से तंदुरुस्ती आती है, माइंड भी फ्रेश होता है, एकदम मस्तिष्क तंदुरुस्त रहता है। और कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वे भी अपने बच्चों को खेलने पर रोके नहीं, टोके नहीं, समय निर्धारित कर दें कि बेटा इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, फिर ये आपको काम करना है। और बच्चे को भी ध्यान रखना है, जैसे यहाँ कहा गया है कि जो भी माता पिता कहते हैं उनकी बातों का हमें पालन करना है। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया था? हेडमास्टर जी ने पीटी सर को सस्पेंड क्यों कर दिया था? क्योंकि एक बार, अब जो फारसी पढ़ाने का जो विषय था, फारसी विषय को पढ़ाने का जिम्मा था, वो किसके हाथों था? वो था प्रीतम चंद जी के हवाले। अब प्रीतम चंद जी कक्षा में गए और बच्चों से कह दिया कि ये सबक याद करके आना। बच्चे ने बहुत कोशिश की, लेकिन फारसी इतनी जल्दी थोड़ी याद होती है। और जब वे दूसरे दिन आए तो बोले चलो खड़े हो जाओ, किस किसने सबक याद किया? कोई नहीं सुना पाया। सबको प्रीतम चंद जी ने मुर्गा बना दिया
हाथ में डंडी, जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता उसको देते स्टॉक से, ठीक है। उसी वक्त हेडमास्टर जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि छोटे से 4th क्लास के बच्चों के साथ इतना सख्त व्यवहार उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने प्रीतम चंद को सस्पेंड कर दिया। खेल प्रत्येक उम्र के बच्चे के लिए जरूरी है। खेल की बच्चे की पीटी साहब 4th कक्षा को फारसी पढ़ाते थे। खेल के जो पीटी साहब थे वो बच्चों को फारसी पढ़ाते थे। एक दिन बच्चे उनके द्वारा दिया गया शब्द रट कर नहीं आए। इस पर उन्होंने बच्चों को पीठ ऊंची करके क्रूरतापूर्वक ढंग से मुर्गा बनने का आदेश दिया। अब बच्चे जो कि उस चीज को रट के नहीं आए, शब्द रूप को रट के नहीं आए, तो इस पर उन्होंने बच्चों को पीठ ऊंची करके क्रूरतापूर्ण ढंग से मुर्गा बनाने का आदेश दिया। अब बेचारे छोटे छोटे बच्चे, उस समय वहां हेडमास्टर साहब आ गए। यह दृश्य देखकर हेडमास्टर उत्तेजित हो उठे। इसी कारण उन्होंने पीटी साहब को मुअत्तल कर दिया। ठीक है, चलो अगला है, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता था। पता है, मास्टर इतना मारते थे, पढ़ाई करनी पड़ती थी, अनुशासन में रहना पड़ता था, लेकिन उसके बाद भी लेखक अपने आप को महत्वपूर्ण फौजी जैसा जवान क्यों मानता था। कब? जब स्काउट परेड करते थे। स्काउट गाइड में लेफ्ट राइट लेफ्ट, जो प्रीतम चंद जी उन्हें इतने डरावने लगते थे, इतने खूंखार से लगते थे, वही प्रीतम चंद जी उनको अच्छे लगने लगते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छे से बिल्कुल फौजी जवान रहते हैं, उनसे तो सबके सब प्रेरित रहते हैं। तो उनको ऐसा लगता था जब प्रीतम चंद जी लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, अबाउट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न ऐसे करते, उनको ऐसे लगता जैसे वे स्वयं फौजी हों। सारे के सारे बच्चे बड़े अच्छे से उनके सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस रहते थे उनको फॉलो करते थे। ठीक है, तो लेखक गुरदयाल सिंह फौजी बनना चाहते थे। उसने फुल बूट और शानदार वर्दी पहने लेफ्ट राइट करते फौजी जवानों की परेड को देखा था। जो गुरदयाल सिंह जी थे और उन जैसे और हर एक बच्चे, आपने भी फौजियों को देखा होगा, सबके सब हम सब फौजियों से बहुत प्रेरित होते हैं। और कहीं ना कहीं कोई फौजी खड़े होते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि हम उनसे बातचीत कर लें, फिर कहीं ना कहीं एक सेल्फी ले लेते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य कि लेखक गुरदयाल सिंह भी फौजी बनना चाहते थे। उसने फुल बूट और शानदार वर्दी पहने लेफ्ट राइट करते फौजी जवानों की परेड देखी थी। और तभी से जब कभी इसी कारण स्काउट परेड के समय धोबी की धुली वर्दी, पॉलिश किए हुए बूट, पूरा दिया है उन्होंने कितने अच्छे से, जुराबों का पहन वह स्वयं को फौजी जवान ही समझते थे। स्काउट परेड में जब पीटी मास्टर लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह की सीटी बजाकर मार्च करवाया करते थे, तो उनके राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न कहने पर लेखक अपने छोटे छोटे बूटों की एड़ियों को बाएं दाएं या एक कदम उड़कर बूटों की ठक ठक की आवाज करते हुए स्वयं को विद्यार्थी ना समझकर एक महत्वपूर्ण फौजी समझते थे। सारे के सारे जो बच्चे थे उनको यही लगता था कि हम भी फौजी जवान हैं। गर्मी की छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों में लेखक ने क्या अंतर बताया। अब गर्मी की छुट्टी शुरू हुई, पहले दिन क्या लगा और छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, उस दिन कैसा महसूस किया, क्या बताया है। जैसे ही छुट्टियां लगी, बस्ता कहां, स्कूल की सामान कहां, सब फेंक दिया। आप मित्र मंडली के साथ चलेंगे खेलने, सब कुछ कि अब सिर्फ खेलना ही खेलना है, मजे आ जाते। ऐसा लगता कि सारी दुनिया मिल गई उनको, घास और हरी मिलने लगती, फूलों की खुशबू और अधिक आने लगती। सबके सब खेलने जाते, कहीं नदी में तैरने जा रहे हैं, कहीं गीले होकर रेत में लोट पीट रहे हैं, कहीं कुछ भी खेलते थे। लेखक ने बताया कि जब गर्मी की छुट्टियां 1.5-2 महीने की हुआ करती थी, छुट्टियों के शुरू के 2-3 सप्ताह तक बच्चे खूब खेल कूद किया करते थे। वे सारा समय खेलने में बिताया करते थे। छुट्टियों के आखिरी 15-20 दिनों में अध्यापकों द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने का हिसाब लगाते और कार्य पूरा करने की योजना बनाते हुए उन छुट्टियों को भी खेल कूद में ही बिता देते थे। उन्हें लगता था कि अभी तो 15 दिन बचे हैं, चलो हर दिन कर लेंगे। और ऐसे करते करते यदि आखिरी दिन बचा तो उस दिन तो सबके सब मायूस हो जाते। उन्हें लगता था ये दिन कितने जल्दी के दोपहर में ही शाम हो जाती है।
इतने जल्दी कैसे 2 महीने बीत गए? अभी नहीं, अभी नहीं। उनको लगता ही नहीं था कि छुट्टियां समाप्त हो गई हैं। अब चलते हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। सपनों के से दिन पाठ में लेखक को बचपन में प्रकृति कैसी प्रतीत होती थी? उस समय लेखक फूलों के साथ कैसा व्यवहार करता था? तो लेखक को बचपन में घास अधिक हरी लगती थी, जैसे अभी मैंने बताया। फूलों की सुगंध अति और अधिक मनमोहक लगती थी। स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छाड़े झाड़ उगे थे, उनके नीम के पत्ते जैसे पत्तों की महक आज भी उन्हें विशेष रूप से याद है। जैसे हमें बचपन की ऐसे बहुत से स्थान या ऐसी बहुत सी कुछ इंसिडेंट्स याद रहते हैं जो हम कभी भी नहीं भूल सकते। जैसे यदि मैं कहूं कि नवोदय का पहला दिन, जब अचानक लाइट चली गई थी तो हम सब के सब ग्राउंड में बैठे हुए थे। ग्राउंड में बॉयज भी थे, गर्ल्स भी थे, टीचर्स थी, हमारी हाउस वार्डन थी। चांदनी रात थी। अब क्या किया जाए? चलो बच्चे कुछ सुनाओ सुनाओ सुनाओ। चलो बेटा खड़ी हो जाओ। किसी ने कहा मैडम हॉस्टल में हमने इसका गाना सुना है, इससे गाना सुनते हैं। तो मैंने एक भजन सुनाया था। वो इंसिडेंट कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें, और जब परीक्षाएं आती तो छुट्टियां चलती थी, प्रिपरेशन लीव होती थी। हम लोग ग्राउंड में गुलमोहर के पेड़ लगे हुए थे, तो वहां कोई इस कोने के इस पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहा है, कहीं उस पेड़ के नीचे पढ़ रहा है। गर्मियों में भी पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा माहौल भी था और बहुत अच्छा भी लगता था। वो दिन हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारे लिए वो भी सपनों के से दिन है। और जब कभी आज भी हमारे नवोदय वाले फ्रेंड्स मिल जाएं, यदि हमारे स्कूल मेट्स मिल जाएं, फिर तो घंटों कैसे बीत जाते हैं चुटकियों में पता ही नहीं चलता। सपनों के से दिन पाठ में लेखक को बचपन में प्रकृति कैसी प्रतीत होती थी? अधिक घरी, जो घास थी वो और अधिक हरी लगती थी। फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती थी। स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर से अलियार के बड़े ढंग से कटे छाड़े झाड़ उगे थे। उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज भी उन्हें विशेष रूप से याद है। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते थे। सुगंध आज भी महसूस कर पाते हैं, परंतु याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या करते थे। तोड़ना अच्छा लगता था, तोड़ ली, लेकिन अब करना क्या है वो नहीं पता चलता था। सूंघ ली और जेब में रख ली, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता, तो सूंघ कर फिर क्या करते ये पता नहीं था। अगला प्रश्न है प्रीवियस ईयर में, वर्तमान में विद्यालयों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को देखते हुए मास्टर प्रीतम चंद जैसे अध्यापकों की आवश्यकता है। इस कथन से सहमति या असहमति के संबंध में अपने तर्क सम्मत विचार प्रस्तुत कीजिए। बेटा आप देख रहे हैं कि किस तरह से थिंकिंग बेस्ड, हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी पाठ्यपुस्तक में नहीं दिए, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह के थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको इन प्रश्नों का अभ्यास करना होगा, क्योंकि प्रश्न तो ये आ रहे हैं, बोर्ड परीक्षाओं में आए थे और ऐसे ही आएंगे, और हो सकता है यही आ जाए। तो पहले प्रश्न को समझो कि वर्तमान विद्यालयों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता। अब जो है विद्यालयों में बच्चे अनुशासन रहते ही नहीं है, अनुशासित ढंग से रहते ही नहीं है। उनको लगता है ना कोई डांटने वाला, ना कोई मारने वाला, हमें जो करना है हम करेंगे। तो क्या बढ़ती हुई अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन को देखते हुए मास्टर प्रीतम चंद जैसे अध्यापकों की आवश्यकता है? क्या आप इसको मानते हैं सही? क्या अनुशासनहीनता के लिए मास्टर प्रीतम जैसे टीचर्स की आवश्यकता है? इस कथन से सहमत हैं या नहीं है, या फिर असहमत है? दोनों पक्ष में अपने विचार आपको प्रस्तुत करना है। वर्तमान में विद्यालयों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को देखते हुए, क्योंकि विद्यालयों में अनुशासनहीनता तो बढ़ रही है, इससे हम कोई भी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये गलत है, क्योंकि अनुशासनहीनता तो बढ़ रही है। तो विद्यालयों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को देखते हुए प्रीतम चंद जैसे अध्यापकों की आवश्यकता है। आज के विद्यार्थियों को मार पीट कर लंबे समय तक धूप में मुर्गा बना के समझाना संभव नहीं है। वर्तमान समय में छात्रों को पीटना कानूनी जुर्म भी है
और शिक्षक भी बच्चों में अनुशासन विकसित करने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके अपना रहे हैं। काउंसलिंग की जा रही है, हर एक स्कूल में स्पेशल एजुकेटर होते हैं, काउंसलर्स होते हैं जो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं ताकि उन्हें सही गलत की पहचान हो। तो पहले काउंसलर्स की आवश्यकता नहीं होती थी। ये नहीं कि डंडी सही समझे, फिर बीच में थोड़ा सा समय, ऐसा नहीं कि हर टाइम जैसे हमने पढ़ा था। तो मुझे आज तक मार नहीं पड़ी, सच में मुझे नहीं पता कि टीचर ने मुझे कभी मारा था कि नहीं मारा, मतलब नहीं मारा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि टीचर से मैंने मार खाई हो। और अब आप सोचेंगे आप तो गुड गर्ल वाली थी, आप तो अच्छी वाली बच्ची थी, लेकिन ऐसा मतलब पहले हमारी क्लास में भी यदि हम देखें कि 5वीं तक हम सरकारी स्कूल में पढ़े थे, तो कभी कभी हाँ, टीचर जो उपाध्याय सर थे उनके नाम से ही डर लगता था, क्योंकि वो बच्चों को कभी कभी जो बच्चे लेट आते थे उनके हाथ में एक डंडी रहती थी, सटासट मारते थे, उनको देखकर ही हमें डर लगाता था। तो हम वैसे ही लेट नहीं आते थे, हम तो सबसे पहले स्कूल चले जाते थे। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं टीचर्स, अनुशासन विकसित करने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके अपना रहे हैं। ऐसे अध्यापक जो बच्चों की बात सुने और उनके स्तर पर उतरकर उन्हें समझा सकें। कहने का तात्पर्य, यदि टीचर चाहते हैं कि मैं बच्चों को समझाऊं, तो पहले टीचर को बच्चों को समझना होगा कि वो कैसे समझना चाहते हैं। वो याद आ गया मुझे, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो पहले विद्यार्थी के दिमाग को पढ़ लो, ऐसा मैं अपनाती हूं, फिर उसको समझाओ तो वो समझता है, और डांटने पर भी वो बुरा नहीं मानता है, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो विद्यार्थियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि उनके स्तर पर उतरकर उन्हें समझाया जाए तो वे बिल्कुल आपकी बात मानेंगे, और ऐसा मैं स्वयं करती हूं, इसलिए बड़े बिल्कुल प्रमाण के साथ ये कहती हूं कि हाँ, बच्चा समझता है और आप उसको समझा सकते हैं, लेकिन पहले हमें बच्चे को समझना होगा। इन अध्यापकों की सीख और समझने की भावना से विद्यार्थी भी प्रभावित होते हैं और उनके उच्चतम होने का मार्ग प्रशस्त होता है। यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त है, और यह तब और आसान हो जाता है जब मास्टर प्रीतम जैसे अध्यापक मौजूद हों। अगला प्रश्न आया है प्रीवियस ईयर में, सपनों के से दिन पाठ में बच्चों को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्यों? कारण सहित उत्तर स्पष्ट करते हुए बताइए कि स्कूल जाने के संबंध में आपका क्या अनुभव है। बच्चों को स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं था? एक तो टीचर्स का डर, टीचर्स सटासट धड़ाधड़ मारते थे। जब टीचर मारेंगे तो बच्चों में सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट कैसे आएगा, विषय के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न होगी? तो वो स्कूल जाने से कतराते थे, विद्यालय जाने से कतराते थे। सपनों के से दिन पाठ में बच्चों को स्कूल जाने में रुचि नहीं थी, क्योंकि उन्हें कक्षा कार्य और अध्यापक द्वारा सिखाए गए सबक याद नहीं होते थे। स्कूलों के बारे में मेरी राय यह है कि शारीरिक दंड पर रोक लगाना बहुत आवश्यक कदम है, और ये जरूरी भी है। बच्चों को विद्यालय में शारीरिक दंड नहीं अपितु मानसिक संस्कार द्वारा अनुशासित करना चाहिए। जब बात आती है संस्कारों की, अनुशासन की, तो विद्यालय अनुशासन सिखाता है तो माता पिता को संस्कार सिखाने ही हैं, क्योंकि बच्चे के माता पिता ही उसको अच्छा संस्कार देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। उसकी परवरिश के आधार पर ही एक बच्चे का विकास होता है। यह बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीके से भी सही साबित है कि जब एक परिवार का माहौल बहुत अच्छा होगा तो बच्चा अपने आप अच्छे विचारों वाला होगा। ठीक है, और यदि परिवार का माहौल लड़ाई झगड़ा तू तू मैं वाला है तो बच्चे के दिमाग में भी उसी तरह के विचार आएंगे। तो सबसे पहला जो स्कूल रहता है बच्चे के लिए वो परिवार होता है। ठीक है, और माता पिता ही उसके प्रथम गुरु होते हैं। तो अब पेरेंट्स, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को अच्छी परवरिश दें, कार्यों में इतने व्यस्त ना रहें कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, किससे बातें कर रहा है, क्या करने का प्रयास कर रहा है, उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। हम आए, हम फ्री नहीं है, हमने देखा ठीक है, हम ये हो रहा है, आई ताई जो भी है उनके हवाले छोड़ दिया। लेकिन अब जबकि हम बच्चे पर ध्यान देंगे, वर्किंग वुमेन्स के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल काम जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में घर में जितने सदस्य हैं उनको काम करना है, लेकिन काम 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 के चक्कर में कहीं हम बच्चों का भविष्य अंधकार में ना फेर दें। तो बच्चा जब तक स्कूल जाने योग्य, मतलब ये नहीं कि 2 साल की उम्र में उसको स्कूल भेज दिया और हम ऑफिस चले गए।
मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि बच्चा जब तक 5-7 साल का ना हो जाए तब तक उसको मां की ममता की भी आवश्यकता है, आपके दुलार लाड़ दुलार की भी आवश्यकता है। तो हमें वो सारा समय बच्चे को देना है, फिर तो हमें जाना ही है ना। तो क्यों ना हम उससे बच्चे को बचपना दे दें, उसका बचपना तो ना छीने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग अग्री करते होंगे और बहुत से लोग ये भी कह रहे होंगे कि बातें कहना आसान है, जब खुद पर बीतती है तब। मैं जानती हूं कि काम करना इतना जरूरी है कि घर बैठकर हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना है कि हमारे बच्चे से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए कुछ नहीं है। एक टीचर के लिए स्टूडेंट से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, माता पिता के लिए अपने बच्चों से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। चाइल्ड इज सुप्रीम, चाहे वो स्कूल हो या घर हो, ठीक है। तो हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को भरपूर समय दें, उनको संस्कार दें, उनको परवरिश दें, ताकि आगे चलकर वे अपने आप जब पहली सीढ़ी सही चढ़ जाएंगे ना, तो दूसरी तीसरी चौथी भी अच्छे से चढ़ जाएंगे। और यदि पहली सीढ़ी पर भी वो गिर गए तो फिर दूसरी सीढ़ी कैसे चढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जो संस्कार है वो परिवार से मिलते हैं और जो अनुशासन है वो मिलता है विद्यालय से। विद्यालय में भी संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन पहला विद्यालय होता है परिवार। इसलिए परिवार में माता पिता को ये विशेष ध्यान रखना है कि अपने बच्चे के साथ भरपूर समय दें, उसके साथ समय बिताएं और उसको सही गलत और प्यार से उसको समझाएं। प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार इत्यादि से बच्चों का सम्मान करना उचित है। जब कभी बच्चा कोई अच्छा काम करे तो उसको पुरस्कृत भी करना है, उसकी शाबाशी भी देना है। जब बच्चा कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है या कोई गलती हो गई है तो उसको ये नहीं कि दिया रखकर उसको समझाना है कि बेटा आपको ये काम क्यों नहीं करना है, नहीं करो, मत करो क्योंकि मैं कह रहा हूं, ये कोई बात नहीं होती। आपको सही और गलत की पहचान करानी होगी कि ये काम करेंगे तो परिणाम क्या होगा, ये काम करेंगे तो क्या परिणाम होगा, ठीक है। डर से बच्चा अपनी समस्याओं को नहीं बता पाता। जब घर में भी एकदम डरावना सा माहौल हो कि बच्चा कुछ अपनी बातें ही शेयर ना कर पाए, तो फिर वो अपनी समस्याओं को माता पिता को भी नहीं बताएगा। बहुत से बच्चे, मैं ही जानती हूं कि बहुत से बच्चे बहुत सारी मन की बातें मेरे साथ शेयर करते हैं, ठीक है। आप जब पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीट, तो हम कहते हैं क्या ऐसा माहौल, तो बच्चे कहते हैं अच्छा मैडम हमें तो नहीं बताया। फिर हम उनको बताते हैं कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, कोई बात नहीं। कभी कभी पेरेंट्स बच्चों की शिकायत हमसे करते हैं कि मैडम आप ही समझाइए, हमारी बात नहीं सुनते। तो सारे बच्चे, टीचर्स के लिए सम्मान है बच्चों के मन में, मैं तो मानती हूं बच्चे बहुत अच्छे हैं। हमें समझकर यदि उनको समझाएंगे, बच्चे को पहले समझकर उनको बाद में समझाया जाएगा तो वो समझते हैं। कोई कितने से कितना भी उद्दंड बालक क्यों ना हो, है तो वो बच्चा ही ना, उसको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है, पेरेंट्स की और टीचर्स की। उसे स्नेह से समझाने से वह अनुशासित रहता है और ठीक से पढ़ाई करता है, नियमित रूप से स्कूल जाता है और सफलता की ओर अग्रसर भी होता है, ठीक है। सपनों के से दिन पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक को नई श्रेणी में जाने की प्रसन्नता अन्य विद्यार्थियों की तरह क्यों नहीं होती थी। जैसे ही अगली कक्षा में जाना है, सारे बच्चे बड़े खुश होते थे। क्यों? क्योंकि उनको नई नई किताबें मिलती थी, नई ड्रेस मिलती थी, नई सारा सामान नया, स्कूल बस था। लेकिन लेखक को नई क्लास में जाने में कोई इतनी रुचि नहीं थी, कोई आनंद नहीं आता था। क्यों? क्योंकि लेखक को तो नई किताबें भी नहीं मिलती थी। उनके जो हेडमास्टर थे, एक धनाढ्य परिवार के बच्चे को घर पढ़ाने जाते थे, वो पुरानी किताबें ही लेखक के लिए ले आते थे। तो लेखक के घर में पढ़ाई के प्रति किसी की कोई रुचि नहीं थी। अपने परिवार में केवल लेखक ही थे जो पढ़ रहे थे, वह भी केवल हेडमास्टर साहब द्वारा दी गई पुरानी किताबें पढ़ रहे थे। इसलिए लेखक का मन उदास रहता था, ठीक है। उनके मन में वो खुशी नहीं रहती थी। पढ़ाई का माहौल नहीं, फिर पुरानी किताबें। एक तो घर में पढ़ाई का माहौल नहीं, फिर पुरानी किताबें। तो पढ़ाई, बच्चा तो बच्चा होता है ना, 3rd-4th क्लास में कितना छोटे बच्चे रहे होंगे लेखक। इसके अलावा स्कूल में शिक्षक द्वारा बच्चों के साथ मारपीट करना है, और इसके अलावा शिक्षक द्वारा मारपीट करना। अगली कक्षा में पढ़ाई थोड़ी कठिन होती जाती है। मास्टरों की आकांक्षाओं पर पूरे नहीं उतरते तो बेरहमी से मास्टरों द्वारा पिटाई की जाती है। इन्हीं सब कारणों से लेखक का बाल मन, बचपन जो था, नई श्रेणी जाने के बाद भी उदास रहता था। अगला है प्रीवियस ईयर में, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक की हैरानी का कारण क्या था और क्यों।
अब आती है बात मास्टर प्रीतम चंद की। जब मास्टर प्रीतम चंद ने फारसी का सबक याद करने को बच्चों को दिया और बच्चे अगले दिन रट कर नहीं आ पाए, तो मास्टर प्रीतम चंद ने सबको लाइन से मुर्गा बना दिया और इतनी देर तक मुर्गा बनाए रहे, हाथ में डंडी लेकर। वहीं से हेडमास्टर साहब गुजर रहे थे। हेडमास्टर साहब ने देखा, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना सख्त रवैया। उन्होंने मास्टर प्रीतम चंद को मुअत्तल कर दिया, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत सख्त थे। सारे स्कूल के बच्चे उनसे थर थर कांपते थे। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि मास्टर प्रीतम चंद के घर में 2 तोते हैं, बड़े प्यार से उनके साथ पेश आते हैं। कोई विश्वास ही नहीं कर रहा कि मास्टर प्रीतम चंद प्रेम की भाषा भी बोल पाते हैं, वो मीठी बोली भी बोलते हैं। देखिए, सपनों के सिंह पाठ के आधार पर बताइए लेखक की हैरानी का कारण क्या था, क्यों लेखक हैरान थे। स्कूल से निलंबित होने के बाद पीटी मास्टर अपने कमरे पर ही रहते थे। तो जो 7वीं 8वीं के जो बच्चे थे, लेखक को जब बताया कि वह दिन में कई बार तोतों को भीगी हुई बादाम की गिरियां खिलाकर उनसे बातें करते हैं, तो लेखक को बहुत हैरानी हुई कि सारे छात्रों को मार मार कर चमड़ी तक उधेड़ देने वाला व्यक्ति अपने तोतों से मीठी बातें कैसे कर सकता है। ये कैसे संभव है कि प्रीतम चंद मीठी बातें करते हैं। वो कहते हैं, अच्छा भैया ऐसा। बोले, हाँ, उनके घर में 2 तोते हैं, बड़े प्यार से उनके साथ बादाम खिलाते हैं। लेखक और उनके मित्रों को बड़ी हैरानी होती कि जो प्रीतम चंद हमेशा अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाए रहते हैं, एकदम सख्त रहते हैं, डंडी हाथ में लिए रहते हैं और किसी को भी नहीं छोड़ते, मतलब वो बोलते कम है, उनका डंडा ही बोलता है। तो ऐसे में जब उन्होंने सुना कि वो तोतों के साथ, पक्षियों के साथ इतने प्यार से बोलते हैं, तो उनको हैरानी हुई। अगला प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में सपनों के से दिन कहानी के आधार पर पीटी साहब के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं बताते हुए लिखिए कि स्काउट परेड करते समय लेखक स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी, एक फौजी जवान क्यों समझता था। ये बार बार प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षाओं में, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जो बच्चे स्कूल जाने में ना नुकुर करते थे, वही बच्चे जब परेड होती थी पीटी टीचर द्वारा, जबकि जो प्रीतम चंद, उनके नाम से ही थर थर कांपते थे बच्चे, उन्हीं के पीरियड में जब परेड होती थी तो क्यों सबको अच्छा लगता था। ऐसी कौन सी बात थी कि स्वयं को एक महत्वपूर्ण आदमी समझता था। तो सपनों के से दिन कहानी के आधार पर पीटी साहब के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं हैं। प्रथम, पीटी सर बहुत ही अनुशासन प्रिय और कठोर स्वभाव के थे। वे बहुत अनुशासन प्रिय थे और स्वभाव उनका था कठोर। ठीक है, उन्हें स्कूल में किसी ने भी मुस्कुराते हुए देखा ही नहीं था। हमेशा बिल्कुल गुस्से में, ऐसे बिल्कुल टक टक टक, यहां जा रहा है वहां जा रहा है, ऐसे करते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सुबह की प्रार्थना सभा में किसी लड़के द्वारा सिर इधर उधर हिलाने पर भी जब उन्होंने देखा कि कोई बच्चा यदि डिसिप्लिन में नहीं खड़ा, तो प्रीतम चंद जी को बहुत गुस्सा आता था और वो गुस्से में इतना मारते थे कि बच्चे की चमड़ी उधेड़ जाती थी। वो फिर ये नहीं देखते थे कि क्या सही है क्या गलत है। तो अब क्या कहते हैं, उन्हें स्कूल में किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। सुबह की प्रार्थना सभा में किसी लड़के द्वारा सिर इधर उधर हिलाने पर वे शेर की तरह झपट पड़ते थे। यदि प्रार्थना सभा है, जैसे हमको मन की शक्ति देना मन विजय, और यदि किसी ने गलती से इधर उधर देख लिया या आंखें खोल दी, प्रीतम चंद की पैनी नजरों से कोई नहीं बच पाता था, उसी समय लगाते थे। यदि किसी को मच्छर मक्खी भी काट रहा है ना, तो पैरों को हिला नहीं सकते थे, पैरों में लगा देते थे वो। ठीक है, तो यदि सुबह की प्रार्थना सभा में किसी लड़के द्वारा सिर इधर उधर हिलाने पर भी शेर की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को चरितार्थ करते। खाल खींचना मतलब बहुत अधिक डांट फटकार लगाना, और यहां वो सच में ही ऐसी डंडी मारते कि बच्चों की चमड़ी निकल आती थी। तो खाल खींचने के जो मुहावरा था उसको वो चरितार्थ करते थे, सत्य करके दिखा देते थे, इतना खतरनाक मारते थे वो। द्वितीय, पीटी साहब। अब ये तो रहा उनका प्रथम विशेषता क्या है, ये। द्वितीय विशेषता क्या है, ये कि पीटी साहब पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपने घर में 2 तोतों को पाल रखा था। अवकाश के समय पिंजरे में रखे उन 2 तोतों को बादाम आदि खिलाते थे। इससे पक्षियों के प्रति उनका अनुराग झलकता था कि वो पक्षियों से कितना प्रेम करते हैं।
पीटी साहब जैसे कठोर और अनुशासित अध्यापक के निर्देशन में स्काउट परेड करते समय अब देखिए कैसे सब के सब बच्चे बहुत खुश होते थे। साफ सुथरे धोबी के धुले कपड़े, पॉलिश किए हुए बूट, जुराबों को पहनकर सब ठक ठक करके चलते, लेखक चलते तो अपने आप को ऐसा लगता कि वो फौजी के जवान ही हैं, एक महत्वपूर्ण आदमी समझते और उनके मन में इस प्रकार फौजी बनने की इच्छा होती थी। पहले कोई फौजी बनने के लिए अलग से ये परीक्षा वो परीक्षा नहीं देती थी, गांव गांव में आते थे और जिस बच्चे को भी इंटरेस्ट रहता था उनकी एक परेड क्लास ली जाती थी कि आप किस किस को फौजी बनना है, चलो आ जाओ, ऐसे चयन होते थे। तो देख लेते थे कि हाँ ये हिम्मत वाला है, ये साहसी है, और इस तरह से फौज में भर्ती हो जाया करते थे। तो लेखक की मन में भी फौजी बनने की इच्छा थी। अगला है सपनों के से दिन पाठ में पीटी सर की किन चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। ऐसी कौन सी चारित्रिक विशेषताएं हैं जिनका उल्लेख पाठ में किया गया है। ठीक है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में स्वीकृत मान्यताओं और पाठ में वर्णित युक्तियों के संबंध में अपने विचार जीवन मूल्यों की दृष्टि से व्यक्त कीजिए कि जीवन मूल्य वास्तव में जो मोरल वैल्यूज हैं वो कितनी कारगर होती हैं, और सपनों के पीटी सर की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनका कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में स्वीकृत मान्यताओं में मायने रखता है। देखो पीटी सर कैसे थे, कठोर स्वभाव के व्यक्ति, बच्चों को सजा देते हुए भूल जाते थे कि बच्चे कोमल होते हैं। क्या पीटी सर का इस तरह से सजा देना सही था? बिल्कुल नहीं, अनुचित अनुचित, हम उनके साथ नहीं हैं। ठीक है, इस रवैये के साथ हम नहीं हैं। तो वह भूल जाते थे कि बच्चे जो हैं वो कोमल होते हैं, उनकी आह का उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। बच्चे चीख रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, बेचारे रो तक नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कहते थे मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, बच्चे ससक रहे हैं, इसका उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यह उनकी कठोरता का प्रमाण है कि इतना कठोर कोई कैसे हो सकता है। अनुशासन बनाए रखने के लिए बच्चों के साथ कठोरता की हद पार कर जाते थे कि अनुशासन बनाने के लिए क्या बच्चों को इस तरह से कठोरता से रवैया अपनाएंगे। उनके अनुसार अनुशासन के माध्यम से ही बच्चे को सुधारा जा सकता है। उनके अंदर हृदय था ही नहीं। लेखक ने लिखा है कि लगता है वे हृदयहीन थे, उनके अंदर भावनाएं थी ही नहीं। वो किसी को भी मतलब इस तरह से मारते थे बच्चों को कि बच्चे रोते बिलखते थे, उन पर कोई असर नहीं होता था। तो बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। जो व्यक्ति बच्चों को जानवरों से भी बुरा मारता हो उसके अंदर मानवीय भावनाओं का होना असंभव लगता है कि इतनी क्रूरता के साथ छोटे छोटे बच्चों को मारना, नो। जीवन मूल्यों के आधार पर यदि देखा जाए तो यह उचित नहीं है। अंत में उन्हें एक नरम दिल व्यक्तित्व के रूप में भी दर्शाया गया है, जो नौकरी से निकाले जाने पर दुखी ना थे और प्रेम पूर्वक अपने तोतों को बादाम की गिरियां खिलाते। लेकिन बच्चों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करना, इतना सख्त व्यवहार करना, हम तो इसके भाई बिल्कुल नहीं है सपोर्ट में, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, कोमल होते हैं, और चौथी तीसरी के बच्चे उनको इतना मारते थे कि उनकी चमड़ी तक निकल आती थी। और उनका मानना यह था कि बच्चों को अनुशासन मार के ही सिखाया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक पद्धति आ गई है, बच्चों के दिमाग को पढ़कर, उनकी साइकोलॉजी को समझकर बहुत अच्छे से उनके साथ रवैया अपनाया जाता है। आज के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बात मानते हैं, समझते हैं, डांट भी सह लेते हैं। यदि डांट देते हैं तो वो ये नहीं कि वो क्यों डांटा, क्योंकि पहले हम उन्हें समझेंगे, हम उनके साथ आत्मीयता का व्यवहार करेंगे। जब बच्चा हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ जाएगा तो वो हमारी बात मानता है, और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूं। वर्तमान समय में शारीरिक दंड और भयपूर्ण वातावरण में छात्रों को बढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी तरह से शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ऐसी शारीरिक सजाओं पर प्रतिबंध लगाना बिल्कुल उचित है। सही किया है कि शारीरिक दंड बच्चों को नहीं दिया जाए, लेकिन बच्चों को भी यह समझना होगा कि दंड नहीं मिले या डांट नहीं पड़े तो बच्चे अपनी अनुशासन छोड़कर अनुशासनहीनता पर ना उतर आए। उनको भी ये याद रखना होगा कि हमें अनुशासित ढंग से रहना है, हमें डिसिप्लिन रहना है, हमें इनडिसिप्लिन नहीं बनना है। ठीक है, तो बच्चों को भी अपने फर्ज और मतलब पता होना चाहिए। तो माता पिता की भूमिका यहाँ बहुत तगड़ी है, बच्चों को अच्छे संस्कार देना है, बच्चों को अच्छी परवरिश देना है। साथ ही साथ टीचर्स की भी भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि वो बच्चों में अनुशासन का बीज बोते हैं। तो टीचर
क्यों अब कहते हैं कि भाई बीएड करना जरूरी है। बीएड में क्या रहता है, साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, सब कुछ पढ़ाया जाता है कि बच्चे का विकास कैसे होता है, कौन सी अवस्था में बच्चा, जीन पियाजे थे जो साइंटिस्ट, उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट का पूरा लिखा है कि कौन सी एज में, कौन से स्टेज में बच्चा किस तरह का बिहेवियर करता है, व्यवहार करता है। जब हम बीएड के दौरान ये सब पढ़ चुके होते हैं तो हमें पता है कि बच्चे के दिमाग में कब क्या चल रहा है, और यदि उसी के अनुरूप हम बच्चे को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो डेफिनेटली वो बच्चा समझता है और वास्तव में अच्छा परिणाम भी देता है। ठीक है, तो ऐसी शारीरिक सजाओं पर प्रतिबंध लगाना बिल्कुल उचित है। प्रधानाचार्य शर्मा जी द्वारा अपनाया गया व्यवहार बच्चों को नई विकास धारा देता है। जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने पीटी सर को मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ये अच्छी बात थी। शर्मा जी के माध्यम से बताया गया है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए कि वे विद्यालय के वातावरण में स्वयं को सहज महसूस कर सके, क्योंकि बच्चे विद्यालय जाना ही नहीं चाहते थे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि टीचर्स उनको मारते थे, टीचर्स उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, स्ट्रिक्ट थे, सख्त थे, तो बच्चा पिटने जाएगा क्या स्कूल? बच्चे के मन में सब्जेक्ट के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न होगी? नहीं हो रही है, तो बच्चा बेचारा स्कूल जाने से डरता है। ये युक्तियां अध्यापक और बच्चों के मध्य अच्छा संबंध बनाती हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो बच्चों को और शिक्षकों को और साथ ही साथ पेरेंट्स को ये बातें समझनी होंगी, और बच्चे को भी ये बिल्कुल गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अब तो टीचर हमें डांट नहीं सकते, मान नहीं सकते, हमें जो करना है नहीं। वैसे अब तो आप 10th में आप समझ गए हैं कि यदि हम ऐसा इनडिसिप्लिन में रहेंगे तो कहां पहुंचेंगे। यदि हम डिसिप्लिन रहकर अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बातें याद रखनी है। ये पाठ आपके पाठ्यक्रम में शामिल करने का उद्देश्य ये है कि कोई भी अपने अपने जिम्मेदारियों से भागे नहीं, मुंह नहीं मोड़े। ठीक है। सपनों के से दिन पाठ के लेखक को स्कूल जाने का उत्साह नहीं होता, क्यों? अभी ऐसी कौन सी बात थी जिस कारण उसे स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, जब छुट्टियों के बाद किसी भी बच्चे को स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा, होमवर्क करना है, गृह कार्य करना है, ऊपर से जो टीचर्स की डांट भी खाना है, हो सकता है मार भी खानी पड़े। लेकिन उनको उस पीरियड में बड़ा अच्छा लगता था जब मास्टर प्रीतम चंद उनसे परेड करवाते थे, क्योंकि उस समय वो अच्छे से सूट बूट पहनकर लेफ्ट राइट लेफ्ट करते थे। देखिए, स्कूल को जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब पीटी मास्टर प्रीतम चंद स्काउट की परेड करवाते, हाथ में रंग बिरंगे झंडे लेकर और गले में रुमाल बांधकर, तब लेखक को बहुत अच्छा लगता था। एक साथ सभी बच्चों में पैरों की टक टक आवाज आती, सभी एक साथ दाएं और बाएं मुड़ते। सिर्फ यही वजह थी कि जिसके कारण लेखक को स्कूल जाना अब अच्छा लगने लगा था। उनको यह लगता था कि चलो एक पीरियड ही सही, जिस दिन इस तरह का ये वाला पीरियड रहता था ना, तो उस दिन लेखक बड़े बिल्कुल चाव से स्कूल जाते थे। ठीक है। पाठ के आधार पर पीटी सर की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पीटी सर में भी विशेषताएं थी। तो जो पीटी सर थे, पीटी सर अनुशासित प्रिय व्यक्ति थे। यदि कोई बच्चा उनकी बात नहीं मानता था तो वे उसे कड़ी सजा देते थे। लेकिन बात नहीं मानने पर क्या कड़ी सजा देना उचित है? उचित है या अनुचित? नहीं है। वे खाकी वर्दी में रहते थे, मानो देश के लिए लड़ने को तैयार हो। वे कठोर स्वभाव के आदमी थे। बच्चों की खाल खींचना, उन्हें मारना, इससे पता चलता है कि वे कितने कठोर आदमी थे। साथ ही साथ वे स्वाभिमानी भी थे। जब नौकरी से निकाल दिए गए तो उन्होंने हेडमास्टर से कोई माफी नहीं मांगी और ना ही उन्होंने गिड़गिड़ाया, बल्कि अपने स्वाभिमानी स्वभाव के विपरीत समझा कि मैं क्यों माफी मांगू, निकाल रहे हो निकाल दो, क्योंकि मेरे अनुसार तो बच्चों को सख्ती से ही अनुशासन सिखाया जा सकता है। ठीक है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए उनके साथ सख्ती से व्यवहार किया जाए, प्यार से भी उनको सिखाया जा सकता है। चलिए बेटा, तो मैं आशा करती हूं कि आपने बहुत अच्छे से गुरुदयाल सिंह जी द्वारा रचित पाठ सपनों के से दिन के माध्यम से बहुत सारी वैल्यूज को अपने अंदर इनकलकेट किया है और आप उनको इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में सिर्फ किताबी ज्ञान ही आवश्यक नहीं है, जो अनुभव जनित ज्ञान होता है उसको भी आप अपनाते चलिए, ताकि आपका जीवन जितना भी जहां तक भी आप पहुंचे, ऊंचाइयों को छुएं, लेकिन एक इंसानियत की भावना आपके मन में होनी चाहिए। चलिए, तो मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।